जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी को हटाकर देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना देने से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। जितनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल होगा। देख लिया, इनके लिए भी एक मुश्किल ही है। मुश्किल इसलिए है कि उस गद्दी पर कोई भी बैठ जाए, चाहे वो मोदी हो या फिर राहुल गांधी, ये लोग इस देश में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों को अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है। और सिर्फ इन लोगों की बात नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन अर्थशास्त्रियों से दिन रात घिरे रहते हैं, उन अर्थशास्त्रियों को भी असलियत में अर्थशास्त्र की समझ ही नहीं है। हमारे देश के अर्थशास्त्री हमारे देश के नेताओं को वही अर्थशास्त्र समझाते हैं जो अर्थशास्त्र उन्होंने पाश्चात्य दृष्टि से पढ़ा है। और आज यही अर्थशास्त्र हमारे देश और पूरी दुनिया में भुखमरी के लिए जिम्मेदार है, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, मंदी के लिए जिम्मेदार है, महंगाई के लिए जिम्मेदार है, यहाँ तक कि आतंकवाद के लिए भी यही अर्थशास्त्र ही जिम्मेदार है। ये सूट बूट में अंग्रेजी बोलने वाले अर्थशास्त्री हमारे नेताओं को यही समझाते हैं कि अपने देश में पैसा बना देने से देश में कंगाली आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। वो पैसा हमें हमेशा कर्ज पर ही लेना होगा। आपको कुछ पैसा चाहिए तो छाप दो, नोट यानी नोट छापने के तो सरकार के पास पूरा छूट है। तो सर उससे महंगाई बढ़ने का भी क्या और जब पैसा विदेश से कर्ज पर लिया जाता है तो उसका हमारे देश को ब्याज भी चुकाना पड़ता है, और ब्याज के साथ साथ वो कर्ज का पैसा अपने साथ लेकर आता है बहुत सारी शर्तें। ये उस लिए गए कर्ज की शर्तें ही हैं जिसकी वजह से हमें अपनी करेंसी हमेशा डॉलर से नीचे गिरा कर रखनी पड़ती है, और ये करेंसी निरंतर गिरती ही जाती है। जब भी हमारा देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेता है, IMF हमारे ऊपर शर्तें लगाता है। उन शर्तों के अंदर सबसे पहली शर्त यही होती है कि हमें अपनी करेंसी डॉलर के मुकाबले नीचे गिरानी होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी करेंसी हमेशा डॉलर से नीचे गिरती ही जाती है। ऐसी एक और शर्त होती है, जिस देश ने कर्जा लिया है उस देश को अपनी देश की सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करना है। और कुछ शर्तों में ये बात भी होती है कि हमें अपने देश के खनिजों को बहुत सस्ते दामों पे विदेशी कंपनियों को बेचना होगा। इन्हीं शर्तों के चलते आप देखेंगे कि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसको हमारे देश की कंपनियों को प्राइवेटाइज करना ही पड़ेगा। उसको हमारे देश के खनिजों को बहुत सस्ते दामों पे बड़ी बड़ी MNCs को बेचना ही पड़ेगा। हमारे देश के खनिज जो कि बहुमूल्य हैं, वो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। अगर वो खत्म हो गए तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। लेकिन वो खनिज भी बहुत सस्ते दामों पे हमें विदेशी कंपनियों को देने पड़ते हैं। वो विदेशी कंपनियां हमारे खनिजों को बहुत सस्ते दामों पर लेके जाती हैं, अपने देश में उनसे बिजली या फिर और दूसरे सामान बनाती हैं, और फिर उनको बहुत सस्ते दामों पे बने सामानों को हमारे देश में वापस लाकर बहुत महंगे दाम में बेचती है। इन शर्तों की वजह से भारत दोहरी मार झेल रहा है। सबसे पहले तो वो बहुत सस्ते दाम में अपने खनिजों को बेच रहा है, और फिर उन्हीं खनिजों से बने सामानों को महंगे दाम में खरीद रहा है। मैं इस बात को इतना पक्का करके क्यों कहता हूँ कि देश की सरकार में चाहे कोई भी बैठ जाए, वो करेगा वही जो ऊपर से तय है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मोदी 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब वो क्या बातें कहते थे और सत्ता में आने के बाद उनकी बातें कैसे बदल गई। 2014 से पहले मोदी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI का भरपूर विरोध किया करते थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, FDI के लिए मैं हैरान हूँ प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। शत प्रतिज्ञा, जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे। उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है, और विदेशियों को, FDI को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया। लेकिन जैसे वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले FDI लागू करी। ऐसे ही 2014 से पहले मोदी आधार कार्ड का भी बहुत विरोध किया करते थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जितने सवाल उठाए हैं, वो सारे सवाल 3 साल पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने उठा चुका हूँ। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन जैसी सत्ता में आए, सारी बातें भूल गए। 128 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में अब तक 102 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बांटे जा चुके हैं। यानी अब देश की 79% जनसंख्या के पास आधार कार्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से आज राहुल गांधी आप लोगों को यह समझाने में लगे हुए हैं कि अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो वो कुछ और नया चमत्कार कर देंगे।
इन लोगों के पास कोई चमत्कार नहीं है, इन लोगों को अर्थशास्त्र की कोई समझ नहीं है। राहुल गांधी भी अगर प्रधानमंत्री बने तो हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। हमारे देश में मंदी आएगी ही आएगी, हमारे देश में चीजों के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और तब वो सरकार में बैठे हुए यही कहेंगे कि ये करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक अच्छा अर्थशास्त्री मानते हैं और यही कहते हैं कि अगर वो अर्थशास्त्री होते तो आज हमारे देश की स्थिति ना होती। मोदी को तो अर्थशास्त्र की समझ नहीं है, असलियत में समझ उनको भी नहीं थी। आपने इस घटना के बारे में तो सुना ही होगा कि जब 1991 में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उसी समय हमारे देश में एक ऐसी स्थिति हुई कि हमारे पास सिर्फ 20 दिनों की विदेशी मुद्रा बची थी। भारत में कुछ समय बाद बिल्कुल वैसा ही होता जैसा कुछ समय पहले श्रीलंका में हुआ था। और यहीं पर लोग मनमोहन सिंह जी की तारीफ ये कहकर करते हैं कि उन्होंने हमें इस स्थिति से बचा लिया। वो विदेश से 40 करोड़ डॉलर लेके आए और हमारे देश का 47,000 करोड़ का सोना गिरवी रखा। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार हमारा देश इस स्थिति में आया ही क्यों। ऐसी स्थिति अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भी आती है तो उसके पास एक ही चारा होता है, अपने घर के किसी सामान को गिरवी रखकर अपने आप को किसी भी तरीके से बचा लेना। इसमें उस व्यक्ति का कौशल नहीं है, कौशल तो उस व्यक्ति का तब माना जाएगा जब वो अपने घर की स्थिति ऐसी होने ही नहीं देगा। हमारे भारत देश की भी स्थिति इसलिए ऐसी हुई थी क्योंकि 1974 में अमेरिका ने अपने डॉलर को पेट्रोल से जोड़ दिया था और उसी समय पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। तब पहली बार 1974 में हमारे देश को कर्जा लेना पड़ा था और वो कर्जा बढ़ते 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 1991 तक इतना हो गया कि फिर हमारे देश के पास बस 20 ही दिनों की विदेशी मुद्रा बची थी। अगर उस समय 1974 में या फिर 1991 में भी हमारे देश में समझदार अर्थशास्त्री होते तो वो अमेरिका के डॉलर को नकारते और फिर अपने देश में या फिर दूसरे देशों से पेट्रोल के लिए दूसरे समझौते करते। लेकिन हमारे देश के नेता अमेरिका की उस दादागिरी के आगे झुके और इसीलिए हमारे देश में ऐसी स्थिति खड़ी हुई। जब हमारे देश में लोग मेहनत करने से नहीं घबराते, हमारी देश की धरती कभी भी अच्छी फसल देने से नहीं चूकती, तब भी हमारे देश में ऐसी स्थिति का खड़ा होना ये साफ साफ दिखाता है कि इन नेताओं की समझ में ही कमी है। और ये नेता आप लोगों को हमेशा ये बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए हैं कि देश के अंदर अगर कोई भी संकट आया है तो उसमें आप ही की कमी है। आज हमारे देश में हर साल जितना भी बजट बनता है उसका 30 से 35% पैसा लिए गए कर्ज के ब्याज में ही चले जाता है। और सिर्फ ये ब्याज ही उतना खतरनाक नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा वो शर्तें खतरनाक हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर हमारी देश की सरकार अपना खुद का कर्ज मुक्त पैसा बना रही होती तो आज हमारे देश में हमारी सरकारी कंपनियां बिक नहीं रही होती। असली अर्थ में जब कोई सरकारी कंपनी बेची जाती है तो वो प्रॉफिट में ही होती है। आप इस गणित को हमेशा याद रखिएगा। कोई भी व्यापारी कभी भी किसी नुकसान में चल रही कंपनी या फिर नुकसान में चल रहे सौदे को कभी नहीं खरीदता, वो हमेशा फायदा देख के खरीदता है। इसीलिए आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, कोई भी प्राइवेट कंपनी सरकार से बड़ी नहीं होती। किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास सरकार से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास सरकार से ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं। एक सरकार ही है जो देश के जिस सेक्टर में घुस जाए उस सेक्टर को हमेशा अच्छा बना सकती है। इसीलिए आप लोग नेताओं की बातों से अलग हटकर अपनी खुद की समझ बनाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़ें। इसे नीचे दिए गए नंबर पर जाकर बैंकों का मायाजाल किताब अपने घर मंगवाएं। साथ ही मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। मेरा नाम है शिवांक यादव। जय हिंद।